पार्ट 1 में आपने देखा था जैसे ही मैं एक जगह चुन रहा था, अचानक मुझ पर एक परछाई पड़ी, जिससे मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैंने उस परछाई का पीछा किया और देखा कि कुछ पुरानी कब्रों के पीछे बरगद और नीम के पेड़ों की एक घनी कतार थी। पेड़ बहुत पास पास लगे थे और उनमें से 2-3 तो सूख कर मर चुके थे। मुझे तुरंत वो पता याद आया जो स्नेहा ने लिखा था। मैं उन पेड़ों की कतार की तरफ बढ़ा, घनी टहनियों को पार किया और साए में छिपी एक अजीब सी कब्र मेरे सामने आई। पत्थर पर धुंधला सा छाया शब्द खुदा हुआ दिख रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि उस कब्र के चारों ओर नक्काशीदार खंभे और दीवारें बनी थीं और ऊपर की तरफ 2 बड्ढे लालटेन भी तराशे गए थे। मैं वापस कार की तरफ भागा। मुझे मिल गया। चलो कार से नीचे उतरो, हम सब साथ चलेंगे, किरण ने कहा। यह सुनकर कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, किरण खुशी और डर के मारे कांप रही थी, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी को पकड़ धाते हुए कार से नीचे उतरी। जब मैं अपने औजार लेने गया तो मैंने अपना चाबुक फिर से देखा, लेकिन इस बार वो सीट पर लिपटा हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल सीधा था और उसका सिरा खिड़की के बाहर उसी पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उसे उठाया और अपनी कमर पर खोंस लिया। वो कब्र हालांकि दिखने में काफी आलीशान लग रही थी, पर उस पर मिट्टी का ढेर नहीं था। उसके पीछे सिर्फ एक पत्थर की भारी पटियां थी जो सीधे जमीन पर रखी थी। सालों की लापरवाही की वजह से पत्थर का एक हिस्सा टूटा हुआ था, जहां से एक गहरा काला छेद दिख रहा था। मैंने पत्थर के नीचे लोहे की रॉड फंसाई और दोपहर की कड़ीढ़ी धूप के बीच मैंने उसे बड़ी सफाई से हटा दिया। किरण ने जल्दी से अपनी बेटी की आंखें ढक लीं, पर अपनी चीख नहीं रोक पाई। मैंने पत्थर को एक तरफ धकेला और जैसे ही नीचे देखा, मेरे रोंगटे खद्दे हो गए। पटिया के नीचे गड्ढे में किसी इंसान के अवशेष नहीं थे, बल्कि पेड़ों की घनी जड़ें थीं, जो एक दूसरे में बुरी तरह उलझी हुई थीं और एक पुराने ताबूत को चीर रही थीं। जहां एक लाश होनी चाहिए थी, वहां उन जड्ढों ने एक इंसानी आकार ले लिया था। सिर, रीढ़, ढड्ड, हाथ पैर, बस चेहरा धुंधला था। मैंने पेट्रोल की कैन उठाई और उसे नीचे उड़ेल दिया। अंदर जो कुछ भी था उसे जला देना ही सबसे अच्छा उपाय था, लेकिन इससे पहले कि मैं आग लगाता, स्नेहा, जो किरण के सहारे खड्डी थी, अचानक झटपट आई। उसने मुझे धक्का दिया और लाइटर ताबूत में गिर गया। किरण स्नेहा की तरफ लपकी, जो पागलों की तरह हाथ पैर मार रही थी। टहनियां मेरी तरफ कोद्धे की तरह बढ़ने लगी। जब मैंने स्नेहा को पकड़ा और उसे दूर हटाया, तो मैंने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ा गई थीं। मैंने उस माँ बेटी को पीछे धकेला और बिना सोचे समझे उस गड्ढे में कूद गया। अचानक सपाट जमीन पर एक बवंडर उठा और कब्र के पास लगे पेड़ों की कतार जैसे जिंदा हो गई। उनकी टहनियां मेरी तरफ बढ़ने लगीं। मैंने अपनी कमर से वो चाबुक निकाला और हवा में घुमाया। एक जोर की कड़ी डेचक के साथ वो टहनियां पीछे हट गईं, जैसे उनमें अपनी कोई चेतना हो। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने लाइटर निकालने के लिए ताबूत में हाथ डाला। जैसे ही मेरा हाथ उस जड्डीडाहों से बनी लाश को छुआ, मैं दहल गया। वो जड्डीडें थीं, पर छूने में किसी मांस जैसी नरम थीं और उन पर नसों जैसे निशान थे। मैंने देखा कि लाइटर 2 जड्डीडाहों के बीच फंसा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाया। अचानक उन जड्डीडाहों ने हिलना बंद कर दिया और मेरे दाहिने हाथ को मजबूती से जकड़दाह कर मुझे नीचे खींचने लगी। ऊपर से किरण की चीखें और स्नेहा के रोने की आवाज आ रही थी। उसी पल पेड़दाहों की टहनियां मुझ पर फिर से हावी होने लगीं। हजारों नुकीले कांटे मेरे शरीर की तरफ बराह रहे थे। मुझे पता था कि अब जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने एक कड़ीडीहा फैसला लिया और उस जड्डीडीएच को पकड़ दियाच लिया जिसने मुझे जगदिद्या हुआ था। जैसे ही मैंने उस शरीर को खींचा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ताबूत से किसी इंसान को बाहर निकाल रहा हूं। आसपास का नजारा तक बदल गया। रोशनी एक विशाल फलती फूलती जमीन में बदल गई और अनगिनत लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मेरे सामने खड़ीडीढे लोग शादी के लाल जोधे में थे। मैंने देखा कि वे एक के बाद एक लड़कियों को पेड़ों के नीचे बने गड्ढों में दफना रहे थे। उनके मुंह कान बंद कर रहे थे और उन्हें उपजाऊ मिट्टी से भर रहे थे, और ऊपर जो पेड़ उग रहे थे वो झूम रहे थे। वहां के लोग घुटनों के बल बैठकर उन पेड़ों की पूजा कर रहे थे और एक गोल मटोल छोटे बच्चे को हवा में ऊपर उठाया हुआ था। उनके चेहरों पर लालच और हवस थी, लेकिन एक पल में वे सब सुन्न पड़ियाज गए और मेरी तरफ देखने लगे। उस भयानक ठंडक और खौफ ने मुझे वापस हकीकत में खींच लिया। मुझे एक असीम नफरत और मारने की इच्छा महसूस हुई। मैंने अपने बाएं हाथ में पकड़े आत्मानाशक चाबुक से एक जोरदार प्रहार किया।
मुझे परवाह नहीं थी कि वो इसे झेल पाएगा या नहीं। मैंने उस लाश को पकड़ा और उसे आग के हवाले कर दिया। हैरानी की बात थी कि वो चाबुक अब लोहे जैसा सख्त हो चुका था, जो सीधे उस साये के सीने के पार निकल गया। वो हाथ जिसने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, डर के मारे पीछे हट गया। मुझे एक चीख सुनाई दी, जो जमीन के ऊपर उठते ही कहीं गायब हो गई। जैसे ही आग की लपटें ऊपर उठीं, मैंने लाइटर उठाया और गड्ढे से बाहर छलांग लगा दी। किरण और स्नेहा दोनों जमीन पर पड़ी ही थीं। किरण का चेहरा और हाथ खून से सने थे, लेकिन आखिरी वक्त तक उसने अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं होने दिया था। आग पूरे आधे घंटे तक जलती रही। गड्ढे में जो कुछ भी था वो सच में आग से डरता था, और अंत में वो पूरी तरह राख हो गया। मुझे राख के बीच एक लोहे का डिब्बा मिला। उसके अंदर स्नेहा की फोटो, उसकी जन्म कुंडली और लाल धागे से बंधे बालों की एक लट थी। स्नेहा सुबह ही बेहोश हो गई थी। किरण ने बालों की उस लट को हाथ में लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। यह स्नेहा के अभी के बाल नहीं है। मुझे यह लाल धागा याद है। ये उसके बचपन के बाल हैं। बचपन के बाल सिर्फ परिवार का ही कोई सदस्य हासिल कर सकता था। किरण ने और कुछ नहीं कहा, और मैंने भी नहीं पूछा। जहां तक उस ताबूत के अंदर की चीज का सवाल है, मुझे अपनी बुआ की एक बात याद आई, जो उन्होंने तब कही थी जब मैं ट्रक चलाता था। उन्होंने कहा था कि अगर इलाके का कोई परिवार बहुत गरीब होता तो वे अक्सर किसी खास पेडीएच की जडीएच को खोदकर घर लाते और उसकी पूजा करते थे, ताकि उनका वंश चलता रहे। मुझे नहीं पता कि इसका उससे कोई लेना देना था या नहीं, पर उस अजीब पेडीएच को देखकर मेरी रूह कांप गई। जब मैं वहां से निकला तो मैंने पत्थर की पटिया को वापस नहीं ढका, ताकि ताबूत की सारी राख सूरज की रोशनी में सूख जाए। हम सब साथ में रायगंज से वापस आ गए। रास्ते में स्नेहा एक बार जागी, लेकिन कुछ ही शब्द बोलकर फिर सो गई। वो पूरे रास्ते चैन से सोई, बिना किसी बुरे सपने के। मैं किरण और उसकी बेटी को उनके घर छोड़ने गया। वादे के मुताबिक किरण को मुझे 50,000 रुपये देने थे, लेकिन जब मैंने उनके घर की हालत देखी तो मुझे पता चला कि उसका अपने पति से तलाक का केस चल रहा है, और उनकी सारी जमा पूंजी बेटी के इलाज में खत्म हो चुकी है। वो 50,000 रुपये भी उसने इधर उधर से मांग कर जुटाए थे। आखिर में मैंने सफर के खर्च के तौर पर सिर्फ 1,000 रुपये लिए। हमने तय किया कि जब किरण का तलाक हो जाएगा और उसे प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, तब वो मुझे बाकी पैसे दे देगी, क्योंकि मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। भले ही मैंने इस बार पैसे नहीं कमाए, पर उन 1,000 रुपयों से मैंने अपने दोनों बच्चों और अपनी सास के लिए अच्छा खाना खरीदा। रात के खाने के बाद मेरी सास ने धीरे से मुझसे कहा, जब तुम पिछले 2 दिनों से बाहर थे तो वो रमेश तुम्हें ढूंढते हुए यहां आया था। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को 500 लाइक कंप्लीट कर दे, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी ही खौफनाक वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डरावना लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक रहस्यमयी दस्तक के साथ। धन्यवाद।